Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So लास्ट लेक्चर में हम लोग जून 2012 का सेक्शन बी डिस्कस कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। नाउ अब हम लोगों को सेक्शन सी डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, CSIR नेट के PYQs कर रहे हैं। दिसंबर 11 और उससे भी पहले जून 11 हम लोग कर चुके हैं। नाउ हम लोग जून 12 पर अब चल रहे हैं और जून 12 का सेक्शन भी हम लोग कर चुके हैं। अब सेक्शन सी हम लोग कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्मोस्टेट के क्वेश्चन हम लोग पहले कर रहे हैं और हम लोग सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल को लिख के करते हैं। उसका रीज़न ये है कि लिख के करने से आपको सवाल की जो बातें हैं वो आत्मसात हो जाती है, आप लोग सवाल को पूरा अब्जॉर्ब कर पाते हो और फिर आपका सॉल्यूशन सोचने में आसानी होती है। क्योंकि जब तक सवाल को पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक सॉल्यूशन सोचने में नहीं आएगा। सॉल्यूशन के बारे में सोचने के लिए सवाल को एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको सवाल लिखवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सिस्टम हैज़ 2 नॉर्मल मोड्स a system has 2 normal modes of vibration with frequencies omega 1 with frequencies omega 1 and omega 2 बराबर 2 ओमेगा। मोड्स का मतलब ये होता है बेटा कि वो कितने तरीकों से वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेशन मोड मतलब वाइब्रेशन। कोई इंसान सीधा चलता है तो ये उसके एक चलने का मोड है, कोई इंसान टेढ़ा चलता है तो ये उसके चलने का तरीका है। तो वाइब्रेशन कितने तरीकों से होते हैं उसे मोड कहते हैं। तो एक सिस्टम है, उसके 2 नॉर्मल मोड है, मतलब वो 2 तरीकों से वाइब्रेट करता है। पहला वाइब्रेशन जो होता है उसका तरीका ये है कि वो ओमेगा 1 फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है और दूसरा तरीका ये है कि वो ओमेगा 2 फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। सवाल है ये है, व्हाट इज द probability that the temperature that at temperature T the system has an energy less than 4h ओमेगा 1। तो ये सवाल है और आपको कुछ हिंट भी दिया हुआ है। हिंट ये दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग, आपको x इज इक्वल टू मानना है एक्सपोनेंशियली बीटा h ओमेगा 1, ये आपको लेके चलना है। एंड z इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ये लो, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, सवाल ने आपको सब कुछ राह दिखा दी। उसने आपको मंजिल बता दी कि आपको कहाँ जाना है, उसने आपको राह दिखा दी कि आपको कहाँ जाना है। जब आपको ऑप्शंस में पार्टीशन फंक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रास्ता है ना मंजिल तक जाने का,
वो पार्टीशन फंक्शन से होते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शंस क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको रास्ते पर चलना सिखाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन ए है x टू द पावर 3/2 x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन z। ऑप्शन बी है x टू द पावर 3/2 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन z। ऑप्शन सी है x टू द पावर 3/2 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन z। एंड ऑप्शन डी है अब समझो, आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना है, ये तो श्योर है ना। कि हमें क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन निकालना है। पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सही है। आपकी ऑप्शंस पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये समझो कि आपको वाइब्रेशन की बात करनी है। जब भी कोई वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पार्टीशन फंक्शन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी के लिए हम सिस्टम को पहचानते हैं। तो हम लोगों ने वाइब्रेशन से पहचान लिया कि सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके पास दो तरह की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। और उस ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वजह से हमारा सिस्टम 2 डायमेंशनल सिस्टम बन गया, क्योंकि दो तरह की फ्रीक्वेंसी है। तो 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी होती है ना, वो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लो x डायमेंशन में ये हो गई फ्रीक्वेंसी, और y डायमेंशन में ये हो गई फ्रीक्वेंसी ny। ये क्वांटम नंबर होता है nx, और ny जो होता है ये क्वांटम नंबर होता है। और इन अलग अलग दिशाओं में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, है ना। अब आपको ये दे रखा है गिवन दैट ओमेगा 2 का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1। तो जैसे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे और ओमेगा 2 का वैल्यू कितना पुट कर दोगे, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1 पुट कर दोगे, तो इससे ये हो जाएगा कि nx प्लस ट्वाइस ऑफ 2ny प्लस 3/2 h कट ओमेगा 1। अब nx और ny का वैल्यू बहुत सारा होता है, कहाँ तक पुट करोगे। nx और ny का वैल्यू जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 बहुत आगे तक जाता है। तो पार्टीशन फंक्शन हम लोग ये बात जानते हैं क्या होता है, समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। अब आई जो है वो बहुत लंबा वेरी करता है, तो कहाँ तक निकालोगे। और वैसे भी आपको पार्टीशन फंक्शन एनर्जी की फॉर्म में तो लिखना नहीं है, आपको पार्टीशन फंक्शन जो है पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में लिखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो हम लोग जो है पार्टीशन फंक्शन को डायरेक्टली निकालेंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एनर्जी क्या हो, 4h कट ओमेगा 1 से कम हो। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इस 4h कट ओमेगा 1 एनर्जी रेंज से कम रेंज में जितने पार्टिकल्स हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, z होता है। पार्टीशन फंक्शन मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवाल करे मैंने आपको एक बात हर बार बताई है कि पार्टीशन फंक्शन का मतलब ये होता है कि उस सिस्टम में टोटल कितने पार्टिकल्स अवेलेबल है, वो टोटल गिराते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पहले वो एनर्जी निकालनी पड़ेगी जो h कट 4h कट ओमेगा से कम होगी। सो 4 एनर्जी लेस देन। अब हमें पहले तो वो नंबर ऑफ स्टेट्स निकालनी है, मतलब ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं जिनकी एनर्जी 4h कट ओमेगा 1 से कम है। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग निकालते हैं।
तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो NX की और NY की सबसे कम वैल्यू क्या होती है? 0, ये पुट करते हैं। तो ये सबसे छोटी एनर्जी हो गई मेरे पास, दैट इज़ अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इस कितना जाएगा यहाँ? 0 0 पुट करते ही 3/2 h कट ओमेगा 1। अब थोड़ी आगे एक्साइटेड स्टेट पे आते हैं। अगर मैंने NX का वैल्यू को 1 कर दिया और NY 0 कर दिया तो E2 कितना जाएगा मेरे पास? 5/2 h कट ओमेगा। ये अभी भी 4 h कट ओमेगा से कम है। अगला वैल्यू अगर मैंने NX को 0 और NY को 1 कर दिया, यहाँ पुट करना, NX को 0 NY को 1 पुट करना, कैलकुलेट करना कितना आता है, तो 7/2 आ जाएगा। तो अगला जो वैल्यू कितना जाएगा? अगला कॉम्बिनेशन ये NX को 2 पुट कर दो और NY को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो अगला कॉम्बिनेशन जो है वो E4 का जाएगा और उसका वैल्यू भी कितना आएगा? 7/2 h करेगा। बस अब इसके आगे तुम कुछ भी पुट करोगे ना, कोई भी अगला कॉम्बिनेशन पुट करोगे NX और NY का, तो उस अगले कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा याद रखना कि जो है एनर्जी 4 h कट ओमेगा 1 से ज़्यादा आएगी। चाहो तो पुट करके देख लो। अगर हम इसके अगला कॉम्बिनेशन पुट करते हैं ना, तो NX का वैल्यू 2 और NY का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो इसके लिए आप देखो 2 + 2 मतलब 4, 4 + 3/2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो गया। तो 11/2 h कट ओमेगा 1, 4 h कट ओमेगा 1 से ऊपर पहुंच गया ना। या फिर आप चाहो तो ऐसे पुट कर सकते हो, NX का वैल्यू 3 और NY का 0 पुट करो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 3, 3 दूनी 6, 3 और 9। तो एक अगला क्या हो जाएगा? अगर तुम ये पुट तो E6, 9/2 h कट ओमेगा। ये सब 4 h कट ओमेगा 1 से ज़्यादा है, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं कि जो 4 h कट ओमेगा 1 से कम है। बोल्ट्जमान फैक्टर जो होता है वो ये बताता है कि ith स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अब हमें मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी लेस देन 4 h कट ओमेगा 1 कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले पार्टिकल्स निकालो जिनकी एनर्जी 3/2 h कट ओमेगा 1 है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और एनर्जी लिखते हैं ना यहाँ पे हम लोग, तो 3/2 h कट ओमेगा 1। अब उतने पार्टिकल जिनकी एनर्जी 5/2 h कट ओमेगा 1 है। अब 7/2 h कट ओमेगा 1 दो बार आ रहा है, इसे बोलते हैं डबली डीजनरेट, क्योंकि एनर्जी दो बार आ रही ना, जबकि दो अलग अलग स्टेट्स हैं बट फिर भी एनर्जी जो है इनकी सेम है, तो डबली डीजनरेट है ना। तो ट्वाइस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा है ना, खत्म काम। अब आपको ये बोला है कि गिवन दैट जो x है वो कितना है? बीटा h कट ओमेगा 1 एक्सपोनेंशियल, ये दिया हुआ है ना आपको। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस 3x प्लस, सॉरी इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लो ना आप। मॉडिफाइड करने के लिए हम एक काम करते हैं, 3/2 इसको अलग निकालो तो ये कितना जाएगा? 1 प्लस ये -1 बचेगा और ये 2 - 2 बचेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि अच्छा, तो यहाँ पर ये माइनस में दिया हुआ है क्या? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस में दिया हुआ है ये, तो ये कितना दिया हुआ है?
एक्स टू द पावर 3/2 1 प्लस इसको हम x बोल दें और अच्छा यहाँ पर ये हो गया ना बीटा। ओके ओके, ये मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पर क्या है, जब ये आपने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा और यहाँ बचेगा फिर ये कितना होगा x और ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो ये चीज़ आपको गिवन है तो इसको लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने पार्टिकल हैं, मतलब 4h कट ω1 से कम जितने पार्टिकल्स हैं वो, और स्टेट में टोटल जितने पार्टिकल्स हैं, मतलब टोटल पार्टीशन फंक्शन। दैट्स द आंसर। तो जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी आपका ये है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, ऑप्शन डी होगा शायद ये। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द मैग्नेटाइजेशन M of a ferromagnet as a function of the temperature T and the magnetic field H is described by the equation tan hyperbolic Tc/T m plus h/T। ठीक है, इन दीज यूनिट्स the zero magnetic field, the zero field magnetic susceptibility susceptibility in terms of m0 is equal to m is given by, ये सवाल है। सोचो कैसे करोगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फिर आप लोग निकालोगे भाई जीरो मैग्नेटिक फील्ड में ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी। M कहलाता है मैग्नेटाइजेशन और H कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब होता ये है कि कोई मटेरियल है वो पहले मैग्नेटाइज नहीं था, बट वो मैग्नेटाइज्ड हो सकता है अगर आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज
होने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है मैग्नेटाइजेशन। तो वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ वो कहलाता है कैपिटल एम, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। तो ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन बी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, है ना। ऑप्शन सी, ये आप लोग अपने रजिस्टर में लिख लिया करो, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं कर सकता ना इसको, तो आप लोग ऊपर रजिस्टर में देख लिया करो, तो ये मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहा करो। लिखते रहना बहुत ज़रूरी है इसको। देखो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है बेटा कि मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में चेंज, दैट्स कॉल्ड द ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में चेंज। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, गिवन दैट एम कितना दिया हुआ है आपको, गिवन है ये क्या है गिवन, 10 हाइपरबोलिक TC अपॉन टी प्लस H अपॉन टी। अब आपको अगर इसके H के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो 10 हाइपरबोलिक का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक हाइपरबोलिक x, तो सेक हाइपरबोलिक और जो भी आपका थीटा है वो ये थीटा है, और इसके अंदर की क्वांटिटी भी डिफ्रेंशिएट की जाएगी h के रेस्पेक्ट में। तो देखो h के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो अंदर की क्वांटिटी में TC अपॉन टी है, तो वो तो क्या ही डिफ्रेंशिएट होगा TC अपॉन टी, बट m को हम h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और h खुद h के रेस्पेक्ट में होगा तो 1 हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब आप सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर सकते हो ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और ये जो चीज़ है ये तो ऐसी कैसी आप लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 अपॉन टी प्लस TC अपॉन टी डेल m अपॉन डेल h। अब आप लोगों को पता है कि m बराबर कितना है, 10 हाइपरबोलिक थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल m अपॉन डेल h इज सिंपली लाइक 1 माइनस m स्क्वायर। ठीक है, और बाकी ये सर ऐसे ही 1 अपॉन टी प्लस TC अपॉन टी और डेल m अपॉन डेल h। ना अब हमको एक चीज़ जो केस दिया हुआ है उस केस पर हम लोग फोकस करते हैं कि हमें ये चीज़ निकालनी है तब जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो आपको देखो हमें जो स्पेशल केस मिला है वो ये वाला केस मिला है, तो अब इस केस के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग, है ना। सो गिवन दैट केस, हमें केस दिया गिवन दैट जीरो फील्ड, मतलब h बराबर जीरो है ना, जीरो फील्ड का मतलब h बराबर जीरो की बात कर रहा हूँ मैं। गिवन दैट जीरो फील्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी in term of तो आपको जो दे रखा है वो ये है
magnetic field in term of m0 is equal to m, h is equal to 0, है ना। तो कंडीशन ये है कि आपको ये कंडीशन लगानी है, मतलब मैग्नेटाइजेशन कब निकालना है, जब h की वैल्यू 0 है। तो आपको अगर h निकालना है, काई मतलब क्या होता है, डेल एम अपॉन डेल एच, और वो भी तब जब h का वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एम स्क्वायर जब ये 0 हो, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, सॉरी एम स्क्वायर इन टर्म्स व्हेन द एच इज इक्वल टू 0। तो टी सी अपॉन टी और डेल एम अपॉन डेल एच, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर भी डेल एम अपॉन डेल एच है ना, और ये तब है जब h इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और ये भी तब है जब h इज इक्वल टू 0 है। तो इस टर्म और इस टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एम अपॉन डेल एच, h बराबर 0, 1 माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ टी सी अपॉन टी। अब इसको टर्म को उठा के यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डेल एम अपॉन डेल एच व्हेन h इज इक्वल टू 0, एंड कॉमन आ जाएगा कुछ, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी सी अपॉन टी 1 माइनस एम स्क्वायर 0 बराबर 1 माइनस एम स्क्वायर 1 अपॉन टी। अब अगर मैं यहाँ पर टी एलसीएम ले लूँगा, तो टी एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल एच आ जाएगा जब h बराबर 0 हो, और इसी को तो काई बोलते हैं। टी एलसीएम ले लो, टी से टी काट दो और सॉल्व कर लो। तो ये सब सॉल्व करने के बाद में आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एम स्क्वायर अपॉन टी एलसीएम से टी आ जाएगा माइनस टी सी 1 माइनस एम स्क्वायर 0, दैट्स द काई। यही तो पूछा हुआ है, जब h बराबर 0 हो तो काई का वैल्यू निकालिए। तो ये निकाल लिया मैंने काई का वैल्यू, बड़ा आसान था। तो ये ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट्स द आंसर। तो ये 2 सवाल हो गए हमारे। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 3, ठीक है। यहाँ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3, Bose condensation occurs, Bose condensation occurs in liquid helium-4 kept at pressure kept at 1 atmospheric pressure and 2.17 Kelvin temperature, at which temperature
at which temperature will Bose-Einstein occur? Will Bose condensation occur in helium-4 in gaseous state? मतलब 2.17 पर वो लिक्विड फॉर्म में है, आपको ये निकालना है कि वो गैसियस स्टेट में किस टेम्परेचर पर आ जाएगा। द डेंसिटी ऑफ विच the density of which is 100 times smaller than what of that of liquid helium-4? मतलब गैसियस स्टेट में उसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, मतलब लिक्विड हीलियम-4। ठीक है, assume that it is a perfect Bose case. Assume that it is a perfect Bose case. समझ में आ गया सवाल? पढ़ के फिर से पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ लो। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, सोचना एक बार। पर ये सोचने में तभी आएगा जब आपने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा। मैंने आपको पढ़ाया था अनअकैडमी के ऊपर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं अभी आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। आपको टेम्परेचर निकालना है, वो टेम्परेचर जब वो जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आ गया, और आपको दिया हुआ है कि डेंसिटी जो है ना उसकी वो 1000 गुना कम है। समझ में आया? मतलब लिक्विड हीलियम से गैस हीलियम में आते वक्त उसकी डेंसिटी 1000 गुना कम हो गई। समझ में आया? तो आपको बस एक सिंपल रिलेशन याद रखना है डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। आपको डेंसिटी दी हुई है, टेम्परेचर पूछा हुआ है, सीधी सी बात है। मतलब कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है लिक्विड फॉर्म का 2.17 केल्विन, और आपको टेम्परेचर पूछा हुआ है गैस स्टेट का, और उसने इसे बोला है कि जो डेंसिटी है ना, जो डेंसिटी है गैस स्टेट में वो 1000 गुना कम है डेंसिटी है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म से डेंसिटी 1000 गुना कम है गैस फॉर्म, ये आपको दे रखा है। तो बेटा ये आपको मैंने शायद एक बार बताई थी कि डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट वॉल्यूम। ये टेम्परेचर की 3/2 पावर पर डिपेंड करते हैं। मतलब सिंपली डेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, और वो टेम्परेचर पे 3/2 पर डिपेंड करता है। बस ये तो आपको याद रखना है। तो अगर हमें गैस फॉर्म का टेम्परेचर निकालना है लिक्विड फॉर्म से, तो हम लोग क्या बोल देंगे, डेंसिटी ऑफ द गैस फॉर्म अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फॉर्म। ये पावर लगा दो 3/2, क्योंकि 3/2 पर डिपेंड करता है। ख़त्म काम, इतनी सी बात है। तो अगर मैं टी गैस अपॉन टी लिक्विड कर दूं तो यहाँ पावर इधर आ जाएगी 2/3 पावर के साथ, या फिर 2/3 पावर
दोनों और मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। यहाँ से आपको एक चीज़ मिल रही है कि रो गैस अपॉन रो लिक्विड 1/100, वही चीज़ यहाँ लिख दो 1/1000 और यहाँ पावर 2/3 है ना, इतनी सी बात है। अब 2/3 आपने लिख दिया तो सॉल्व कर लो, आपको ये टी पता है, ये टी गैस अपॉन है ना, तो सॉल्व कर लो आराम से आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, टी गैस बराबर कितना हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल 21.7 मिली केल्विन आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा अपना, फटाफट वो भी कर लेते हैं। कंसिडर ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, कंटेंट इन अ कैविटी whose walls are at temperature T. The radiation is in equilibrium with the walls of the cavity if the temperature of the wall is increased to 2T, तो कहाँ तक इंक्रीज किया, हम 2T तक कर दिया, एंड द रेडिएशन is allowed to come to equilibrium at the new temperature the entropy of the radiation increased by a factor। बहुत सिंपल है, टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया, एंट्रोपी आपको निकालनी है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 16। तो एंट्रोपी का रिलेशन क्या होता है, देखो आपको याद है मैंने आपको लिखा था डी यू बराबर होता है टी डी एस माइनस पी डी वी। तो जब एंट्रोपी निकालनी होती है ना बेटा, तो एक रिलेशन होता है टोटल एनर्जी के साथ एंट्रोपी का, ये नहीं होता है, एक होता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, वो अलग से याद रखना पड़ेगा कि एंट्रोपी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एनर्जी, ये वहाँ से आता है।
डेल्टा क्यू अपॉन टी से। तो डेल्टा क्यू हीट होती है वैसे तो, बट ये रिलेशन आपको याद रखना है, एंट्रोपी इज द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में। अब ब्लैक बॉडी में क्या होता है, ई बराबर होता है सिग्मा T4, तो एंट्रोपी कितना हो जाएगा 4 सिग्मा T3। अगर आपने T को चेंज करके 2T कर दिया तो सिंपल दिख रहा है, ये क्यूब है ना, तो S जो है वो 8S में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2⁻³ कितना होता है 8 होता है। तो ये रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा टोटल एनर्जी के साथ में एंट्रोपी का, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो इस चीज़ को H जो होता है H उससे निकाल लो, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी यूजुअली फॉलोइंग हेल्पिंग गाइडलाइन। तो F इससे निकालो, F जो होता है ये भी फ्री एनर्जी होती है ना, खैर इससे नहीं है वो, ये एनर्जी का फॉर्म ही है वैसे तो, पर हाँ आपको याद रख लो, मैं आपको कभी आगे बताऊँगा क्लास में कैसे इसको निकालना है, डेल ई अपॉन डेल टी की फॉर्म में ना। चलिए अभी तो चलते हैं, टाइम बहुत हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 8, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।